दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। मैं हूं रविंदर ओझा और आज हमारे साथ में है मिस्टर आदर्श अग्रवाल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक दो अटेम्प्ट अगर नहीं निकल पाता है तो होपलेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे आदर्श अग्रवाल को मैं बोलूंगा कि इनके 3 अटेम्प्ट सीए आईपीसीसी, जो कि है ओल्ड सिलेबस, सीए आईपीसीसी में इनके 3 अटेम्प्ट लगे थे। लेकिन सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप इन्होंने निकाल लिया, और वो भी 5 एग्जाम्पशंस के साथ में। तो हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या थी और किस तरीके से इन्होंने इसको ओवरकम करा। साथ में ये तो वीडियो का पहला पार्ट है, 2 वीडियोस आने वाली हैं। ये फर्स्ट पार्ट है एंड आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने इसको अचीव करा, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम जानेंगे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक डिलेमा होता है सीए बनने के बाद कि आपको ऑफ कैंपस जाना चाहिए, आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जाना चाहिए। अब क्योंकि इनका सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ है, लेकिन ऑफ कैंपस में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उसको भी हम जानेंगे। इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हम जानेंगे। सो अदर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए में। Thank you, sir. Thank you for giving me such an opportunity to tell It's my about my. pleasure to have you here. आदर्श, सबसे बड़ी बात कि आपने जिस तरीके से एक मोटिवेशन दिखाई अपनी स्टडी में, कि बहुत सारे ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जिनका इस तरीके से होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सीए आईपीसीसी में ही 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं तो सीए फाइनल्स में तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या था कि आपका आईपीसीसी में एक अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, और वो भी आपके 5 एग्जाम्पशंस आए? यस सर, बेसिकली अगर स्टार्ट करूँ तो मैंने सीपीटी जो है वो थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, तो मैंने उसे एक बार में क्लियर कर दिया था। तो एक्चुअली आई वाज थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं नहीं निकल गया तो आईपीसीसी भी निकल ही जाएगा, ऐसा क्या है ये वो। सीपीटी में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे एक्चुअली। तो थोड़ा सा उस वजह से मैं आईपीसीसी कर रहा था, पर अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, और एक्चुअली फर्स्ट टाइम था तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या कैसे होने वाला है। 7 पेपर्स है, हाउ टू टैकल, कि आईसीआई कैसे मार्क्स अलॉट करता है, स्केलिंग एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो सर उसके बाद जब मैं आईपीसीसी में एग्जाम दिया तो मतलब 7 पेपर्स दिया था, 7 में फेल था। मतलब एक भी ऐसा पेपर नहीं था जिसमें इवन मैं एग्जाम स्कोर करूँ। तो उस समय से एकदम माइंड डिवास्टेट हो गया था कि मैं क्या हो गया आखिर ये। मतलब अभी तक जिंदगी में कोई भी बच्चे जनरली फेल्योर नहीं देखे होते हैं, बट सीए में आने के बाद पहली बार फेल्योर देखते हैं। तो सर वो मतलब एक अलग ही चैलेंज हो जाता है कि पहली बार सबसे पहले तो फेल होने का टैग लग जाना कि नहीं मैं पास नहीं कर पाया एग्जाम। उसके बाद अब क्या होगा, मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं। प्लस जर्नी इतनी लंबी है कि कितने सारे लोग मतलब गिव अप करने का भी सोचते हैं। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक बार फेलियर का टैग लग जाता है ना, चले भले वो आईपीसीसी हो, भले वो सीपीटी हो, भले वो फाइनल हो, एक बार टैग लग जाता है तो फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है फिर। बिल्कुल। तो सर ऐसे ही कुछ सिचुएशन आई थी जब मैंने आईपीसीसी वाला जब नहीं हो पाया था मेरा। मतलब आईपीसीसी में आप पहली बार फेल हुए थे? यस सर। और सीपीटी में एक चीज आप मुझे बताइए, आप एवरेज स्टूडेंट थे या आपके रैंक्स आते थे, या मतलब कैसे आपकी एजुकेशन थी स्टार्टिंग से, वो कैसी थी? यस, स्टार्टिंग से सर जैसे 10th 12th की बात करें तो मेरे अबव एवरेज थे। 10th में मेरा सर अप्रॉक्स 95% थे एंड सीबीएसई बोर्ड से, एंड 12th में 91% थे। तो आई वाज आल्सो द कॉमर्स टॉपर ऑफ माय स्कूल। तो उसके बाद सर सीपीटी में भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन थी। तो दैट वाज लाइक कि हाँ मेरा मतलब तो टॉपर्स को भी फेल होना पड़ता है सीए में आकर? एग्जैक्टली। तो सर यही हुआ था मेरे साथ। तो आईपीसीसी में तब ना एक्चुअली समझ में आया कि क्या कैसे होगा। उसके बाद सर इतना ज्यादा प्रेशर, और अगर लिटरली मैं बात करूँ तो एक बार तो मैं डिवास्टेट हो गया, तो पता ही नहीं था कि अब करना क्या है। तो इस तरह से करते करते मेरे टोटल आईपीसीसी में जैसे तैसे पास होते हुए टोटल ओवरऑल देखे तो 3 अटेम्प्ट लग गए थे। अब देखिए सर क्या होता है, उस टाइम तक ना आईपीसीसी ये भी नहीं पता होता अटेम्प्ट की क्या वैल्यू है, अनलेस जब हम फाइनल में आते हैं, फाइनल एग्जाम्स देते हैं या आर्टिकलशिप में रहते हैं, तब एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है अटेम्प्ट की। नहीं, अगर किसी बंदे को जॉब में जाना है तो हाँ अटेम्प्ट रियली मैटर फॉर हिम। मतलब 1-2 तो चलिए ठीक है, लेकिन कई कई मतलब ऐसे भी होते हैं जिनका 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 4-5 अटेम्प्ट तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, कुछ कंपनीज की क्राइटेरियाज हैं, बिग 4 में या बिग 5, बिग 10 में अगर आप जाना चाहें, अच्छी फॉर्म्स में अगर आप जाना चाहें तो हाँ कुछ क्राइटेरियाज हैं। बट हाँ, वहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब इससे पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यूज कराए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के 4-5 अटेम्प्ट भी लगे, और उसके बाद भी इनके सिलेक्शन अच्छी फॉर्म्स में हो गए। तो और उसके बाद सबसे जो मेन एक मुझे लगता है कि जो सबसे मेन चीज आती है वो एक्सपीरियंस आती है। अगर पहले एज एन सीए फ्रेशर अगर आपका नहीं हुआ
तो कुछ एक्सपीरियंस के बाद, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर आपके पास में अच्छा है, तो अच्छे 100%। पैकेज पे लग जाता है। 100%। क्योंकि अल्टीमेटली सर हमें काम ही तो करना है, जैसे ये रैंक आ गई बिल्कुल। तो भी क्या, पास हो गए तो भी क्या, काम तो आना चाहिए ना सर। वर्क हम्म। कैसे करना है ये मुझे आना चाहिए, ये बिल्कुल। है तो फिर ठीक है, क्योंकि कंपनी भले से रैंक देख के ले गई लेकिन अल्टीमेटली काम ही करवाना है सर, वर्क ही करना है। तो हम्म। ये बात हो जाती है। तो सर बिल्कुल। कंटिन्यू कहूँ तो जैसे आईपीसीसी में हुआ था कि जैसे जब मैं आईपीसीसी पास किया तो मुझे अपनी मिस्टेक समझ में आई कि मैंने कहाँ कैसे गलती की थी, और हम्म। मैं उसको कैसे, क्योंकि जो फाइनल होता है वो आईपीसीसी का ही एक तरह से रेप्लिका होता है, बस एक हाई लेवल पे होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है। बाकी होते भी इसमें 7 और 8 सब्जेक्ट है, लगभग हम्म। सब्जेक्ट भी वही रहते हैं, बस लेवल बहुत हाई हो जाता है। हम्म। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने मतलब सोचा कि आईपीसीसी में जो गलती हो वो मुझे सीए फाइनल में किसी भी हालत में नहीं करनी, इवन ए सिंगल मिस्टेक आई डोंट हैव टू रिपीट एट द फाइनल लेवल। So, हम्म। while starting from the articleship from the day one itself, I was totally determined कि मुझे आर्टिकलशिप जो टाइमिंग है वो कर लिए, उसके बाद मुझे सुबह पढ़ना है, मुझे शाम को पढ़ना है, मतलब पढ़ाई और आर्टिकलशिप दोनों में से किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। एंड ये मेरा पैटर्न, अब देखिए ऐसे होता है कि 2.5 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है आर्टिकलशिप का, 2.5 साल के बाद एग्जाम देने के लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो 2.5 साल का पीरियड लंबा होता है, उससे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, जैसे कि कभी कुछ घर में हो गया, शादी विवाह हो गया, गेस्ट आ गए, या कुछ फ्रेंड्स हो गया, मतलब लॉन्ग टाइम का किसी की शादी घर में ही पड़ गई, तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, नो डाउट। लेकिन उसके दौरान भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही रुक गई पढ़ाई, क्योंकि देखिए आर्टिकलशिप में तो अपने को जाना ही है, तो उसके बाद पढ़ाई भी करते रहना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो रिदम टूट जाता है। तो एटलीस्ट रिदम बनाने के लिए, तो यही चीज मैंने देखा था कि आईपीसी में मुझे कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो उसको ओवरकम, और भी बहुत सारी चीजों को ओवरकम करके मैंने शुरू से थ्रू आउट किया, और पूरा एक जैसे होता है प्रॉपर प्लानिंग की सारे सब्जेक्ट्स को कैसे करना है, बिकॉज वी हैव, मतलब फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ऐसा होता है, ये सीए में पूरी तरह से एप्लीकेबल है। तो मैंने मतलब जहां तक मुझसे हो पाया था शुरू से ही मैंने इसको अप्लाई करने का आर्टिकलशिप से ही स्टार्ट किया था, और एट द एंड मतलब फाइनल लेवल पर आते आते मेरा एक्चुअली सारे सब्जेक्ट का हो गया था कि मुझे ऐसे यहाँ से पढ़ना है, ऐसे यहाँ से पढ़ना है, मतलब जो लास्ट का 6 महीने का गैप होता है उस टाइम में मुझे सब कुछ क्लियर था कि कहाँ कैसे कितना पढ़ना है, और कैसे कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, प्लानिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि हाँ उसका आउटकम भी सीए फाइनल में अच्छा आया। तो मैंने मतलब आईपीसीसी में जैसे ओवरऑल 3 अटेम्प्ट लगे थे, तो फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया ड्यू टू वेल प्लानिंग फ्रॉम द डे वन। तो सर इस तरह से हो पाया था मैनेज। ओके, फाइनल्स में आपके 5 एग्जाम्पशंस भी थे, करेक्ट? यस सर, फाइनल में ओके, एग्रीगेट अगर मैं जानना चाहूँ फाइनल्स में, तो कितने मार्क्स आपके आए थे? एग्रीगेट इट वाज 467 मार्क्स। 465? 467। 467। यस ओके, मतलब रैंक से थोड़ी ही दूर पे आप थे। सर, 12 to 13 मार्क्स। पर अगर आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँ, यस सर। जो मुझे जैसा लगता है कि आप तो वैसे स्टार्टिंग से ही आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका अच्छा रहा है, और उसके बाद सीए फाउंडेशन में भी आपने बहुत अच्छा किया। तो जो सीए आईपीसीसी में आपके इतने अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स आपके लगे थे, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 6-6, 10-10 अटेम्प्ट ही लगते हैं, बट अगर हम बात करें सीए आईपीसीसी में, तो जो आपके 3 अटेम्प्ट लगे थे, हाँ हाँ हाँ। तो 3 अटेम्प्ट क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते लगे थे? सर पहला अटेम्प्ट मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो गया था, क्योंकि पता ही नहीं था। उसके बाद हम्म। ना प्लानिंग में गलती हो गई थी। प्लानिंग में क्या गलती हो गई थी कि एक होता है ना कि सीए में तो लिख लिख के ही पेपर जाना चाहिए, मतलब घर में मॉक हम्म। टेस्ट तो जरूर सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज सीट नहीं बनती है वहां पे। हम्म। पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि अगर पेपर लिखते हैं तो उससे अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं, जो कि हम रिपीट नहीं करेंगे एग्जाम में। तो हम्म। ये दूसरी टाइप की मिस्टेक, ये दूसरी मिस्टेक हो गई थी। एक दो मिस्टेक मुझसे और हो गई थी कि जैसे कि देखिए अब ऐसा है ना कि अगर अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लग रहा है तो वी शुड ट्राई टू की कवर की क्यों मेरी गलती होगी, वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। जैसे कि मेरा एक प्रॉब्लम ये भी था कि मेरा कोर्स कवरेज कंप्लीट नहीं था। मैं सोचता था कि वो जो एबीसी एनालिसिस होता है ना, तो हम्म। वैसे कुछ सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, लेकिन मैं सातों के सातों सब्जेक्ट में एबीसी करके जा रहा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझसे प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं पास नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मतलब इन्हीं सबको ओवरकम मैंने करने के लिए फिर फाइनल से ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, इसको मैंने एक जॉट डाउन किया था, नोट किया था कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझे रिपीट नहीं करनी। तो उसको मैंने टेक केयर किया सीए फाइनल में। तो ये सही 3-4 ओके, मिस्टेक। यस आपने कंप्लीट एनालाइज करा और आपने देखा यस कि आईपीसीसी में कहाँ कहाँ गलतियां कर रखी हैं, उसको आपने यस दोबारा दोहराई नहीं सीए फाइनल्स में। यस सर। ओके, यस। आपने यहाँ पे बात करी एबीसी एनालिसिस की, हम्म तो हम्म इसके बारे में आपका क्या विचार है? मतलब सीए की हम्म स्टडी में एबीसी एनालिसिस हम्म हम्म और सीए आईपीसीसी में एंड सीए फाइनल्स में, हम्म जैसे मैंने भी सुना है या मैंने देखा भी है कि हम्म। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट से ही आते हैं, आते इवन हैं। नॉट ओनली इन सीए कोर्स, इन अदर एग्जाम्स एज वेल। तो मतलब
एबीसी एनालिसिस में आपको क्या दिक्कत ऐसी आ रही थी उस टाइम पे, अगर आप एबीसी एनालिसिस सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप करते हैं तो? तो सर अगर फाइनल लेवल की बात करूँ तो एबीसी एनालिसिस तो जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। बट सर हम्म। उस केस में भी हम लोग सारे सब्जेक्ट्स में एबीसी नहीं कर सकते, मतलब जितना मुझे लगता है। देखिए जैसे हो गया पेपर अपना एफआर से स्टार्ट करते हैं, तो एफआर के पेपर में एक्चुअली एग्जाम्स के पहले हम उसको 4-5 दिन तो एफआर ही पढ़ते हैं जब भी एग्जाम होता है सीए फाइनल का, क्योंकि हम्म। फर्स्ट पेपर होता है। तो आई थिंक ये एबीसी एफआर में एबीसी करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपने पास 4-5 दिन का समय है, वाई शुड बी लीव एनी स्टोन अनटर्न, तो हमें तो पूरा एफआर पढ़ना चाहिए। और एसएफएम उसके बाद आते हैं, तो एसएफएम का सिलेबस रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, मतलब सीए फाइनल्स में बाकी सब्जेक्ट्स के ओके। मुकाबले। तो एसएफएम भी हमें करना चाहिए। अब बात आती है सर ऑडिट की, तो यस ऑडिट में तो एबीसी जरूरी है सर, क्योंकि ऑडिट में इतना ज्यादा है कि हम लोग याद करते करते थक जाएंगे, भले से किसी ने भी कहीं से भी प्रैक्टिकल, मतलब कितना भी प्रैक्टिकल ऑडिट किया हो, मार्क्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम वो नहीं लिखेंगे जो इंस्टीट्यूट चाहता है। तो उसके लिए एक लिमिटेड लिमिटेड एक्सटेंट तक हमें एबीसी तो लगाना ही चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो बार बार करना चाहिए ऑडिट में, क्योंकि वो याद नहीं होते हैं। तो हम्म। ऑडिट में तो चाहिए चाहिए। लॉ में देखिए जैसे एबीसी की बात करूँ, तो लॉ में एबीसी वर्क नहीं करता है, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से आईसीआई लगभग लगभग सारे टॉपिक से लॉ के क्वेश्चन गेस करती है। हर चैप्टर से एटलीस्ट 4 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं, तो अगर कंप्लीट कवरेज करके तो हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ हाँ रही है, आप बताइए। हाँ। तो अगर लॉ में तो एबीसी नहीं चल सकता। उसके बाद हम्म। सेकंड ग्रुप में तो कॉस्टिंग में भी नहीं कर सकते सर, किसी भी अटेम्प्ट किसी भी चैप्टर से उठा सकते हैं। हाँ, उसके बाद डीटी आईडीटी में जरूरी है। डीटी इतना वास्ट है कि कंप्लीट कवरेज नहीं हो सकता, तो डीटी के लिए एकदम देखा जाए तो एबीसी तो मस्ट है। और आईडीटी में भी कर सकते हैं। तो सर ये डिपेंड्स कि सब्जेक्ट कौन सा है, सारे सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस अप्लाई नहीं हो सकता। सब्जेक्ट अगर वास्ट है तो आप उसमें कर सकते हैं एबीसी हम्म, एनालिसिस। ओके। हम्म, हम्म। आपने प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर्स भी सॉल्व करे होंगे, आई गेस, आईपीसीसी में भी एंड फाइनल्स में भी। यस आईपीसी से तो मैं जैसे मेरे अटेम्प्ट लग गए थे तो मुझे गलती रियलाइज है, तो मैंने आईपीसी में भी किया था। और सर फाइनल्स पे एक्चुअली मैंने अपने नोट डाउन कर लिया था मिस्टेक, तो यस कुछ पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे एग्जाम के पहले। एक या दो एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन हाँ हम्म। स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने कुछ पेपर सॉल्व किए थे अपने एग्जाम तो के पहले। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था उससे? हाँ एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ था, और सर दूसरी चीज है कि स्पीड भी आई थी। तो हम्म। इससे कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर सीधे हम एग्जाम में लिखने बैठे, जैसे कुछ लोगों को होती है कि प्रॉब्लम नहीं होती राइटिंग की, लेकिन जैसे मुझे होती है कि स्पीड नहीं बन पाती है। तो अगर हम पहले से 3-4 पेपर लिखे गए सबसे, फ्रॉम द फर्स्ट पेपर ऑफ सीएफ है ना, एफआर से ही अपनी स्पीड बहुत हाई रहती है। लेकिन अगर नहीं लिख के जाए तो सर एफआर में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट होता है, फिर थोड़ा ज्यादा एसएफएम में होता है, फिर थोड़ा ज्यादा उसके बाद ऑडिट में होता है। तो इस तरह से गलतियां जो है वो पहले से अगर क्लियर हो जाए तो फर्स्ट पेपर से ही हम लोग एक्सेल कर सकते हैं। तो सर हम्म। यस मैंने ऐसा किया था, आईपीसीसी में तो किया ही था, और फाइनल में भी टू द सर्टेन एक्सटेंट मैंने किया था। बिल्कुल, तो आपने ये फाइनल्स में कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी अपनी बनाई थी और यस उसके अकॉर्डिंग आपने काम करा। यस सर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक कंप्लीट क्रक्स आपको अगर बताना हो कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी और किस हम्म तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे जो भी आपके जूनियर्स हैं या जो भी लोग सीए भी कर रहे हैं उनको? हम्म हम्म। तो सर जैसे मतलब इन सब्जेक्ट वाइज आप पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे किया था शॉर्ट में? ओवरऑल ओवरऑल मतलब। ओवरऑल ओके। तो सर अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, तो सर जैसा भी मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट में एबीसी जा सकते कुछ में नहीं जा सकते, तो वो पहले डिटरमाइन करना होगा कि किसमें एबीसी जाना है और किसमें नहीं जाना है। उसमें भी सी कैटेगरी को भी पढ़ना है, बट लास्ट टाइम में हो सकता है रिविजन के लिए इग्नोर कर दे। पढ़ना तो है ही एक बार के लिए, एक दो बार के लिए। तो ये सबसे पहले एबीसी हो गया। उसके बाद सर ये डिसाइड करना है कि अगर मेरे पास मुझे कुछ पेपर्स लिखने हैं तो मुझे कौन से पेपर्स लिखने हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट टैक्स का पेपर लिखते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी, सॉरी उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। तो हाँ, तो ये एक तरह से हमारा करता है कि हम लिख भी पा रहे हैं मतलब थ्योरेटिकली, और उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर कम टाइम है तो आई थिंक कि डीटी और आईडीटी सॉल्व करना बेटर रहेगा, और एफआर भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसने भी थ्योरी के एलिमेंट बढ़ा दिए हैं। तो ये रिटन प्रैक्टिस की बात करें। अब अगर सर आगे बात करें कि कैसे मतलब कि पेपर्स को जैसे जो 3 घंटा एग्जाम्स का मतलब पेपर स्ट्रेस सॉल्व मैनेज करना। जो, हाँ, 3 घंटे जो बैठना है वहां हाँ, पे। तो सर इस पे मैंने कि ऐसा हुआ था कि मेरी जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, मैंने ये कंफर्म कर लिया था कि मुझे A to Z फ्रॉम फर्स्ट पेपर टू 8 पेपर किसी भी पेपर में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ये मुझे कंफर्म था, क्योंकि सर मुझे ये पता था कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते उसके मार्क्स मुझे आईसीआई नहीं देता है, जीरो ही आता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख के, बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि अगर हम कुछ भी लिख के आ जाए तो हमें मार्क्स मिल जाए। मैंने एक्चुअली सजेस्टेड कॉपीज भी कुछ लोगों की देखी थी, तो उसमें भी उनको जो नहीं आ रहा था जीरो था। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अगर 100 पेपर का अटेम्प्ट करने जाए तो उसको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। ये मैंने जनरली देखा था, और मेरे खुद के केस में भी ऐसा होता था, मतलब मैंने सी फाइनल से पहले ये सब नोट किया था।
तो मुझे मेरा ये एम था कि जो मुझे अच्छे से आता है उस पर मेरा 100% फोकस होने चाहिए, उस पर मेरे ज्यादा से ज्यादा अगर 8 नंबर था तो कम से कम 6 नंबर, 6.5 नंबर तो मुझे स्कोर करने ही है उसमें। तो ये मेरा प्राइमरी फोकस था। तो मैंने किसी भी पेपर को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं किया। मेरा ऑन एन एवरेज सारे पेपर जाते थे 90 to 95 मार्क्स के, तो वो 5 नंबर में वैसे ही छोड़ देता था। तो सर इसके लिए मैंने एक चीज और की थी, जैसे कि जो 5 नंबर का टाइम जो मुझे सेव हो रहा है, मतलब हाँ 5 से 8 नंबर का, 10 नंबर का टाइम जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए रिलैक्स नहीं होना है। उसके लिए मैंने ये किया था कि जो भी प्रैक्टिकल, जैसे कोई प्रैक्टिकल पेपर हो गया, तो उसके में जैसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद में उसको कैलकुलेटर पर रीचेक करता था कि कहीं भी कोई, मतलब डबल चेकिंग के लिए, कि कभी भी कोई भी ये ना हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत ना हो, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कैलकुलेशन एरर हो जाता है इजी क्वेश्चन में, और अगर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ फिर तो बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं, 8 में से 2 जबकि आता हुआ। तो ये मैंने इंश्योर किया था कि जो कर रहा हूँ उसको मैं एक बार रीचेकिंग करूँ, क्योंकि मेरा तो ये था कि मुझे 100 का करना नहीं है, 10 नंबर तो मेरे वैसे ही भी नहीं मिलने वाले, तो जो मैं कर रहा हूँ उसको इफेक्टिवली करूँ। तो ये मेरा लगभग 8 पेपर में ऐसा था कि मैं एक बार तुरंत से रीचेकिंग कर लेता था। तो उस वजह से गलती मिलती थी सर, बहुत गलती मिलती थी मुझे, एसएफएम में मिली थी मुझे, टीटी में मिली थी, आईडीटी में मिली, बहुत में मिली थी। तो सर ये एग्जाम का ये मेन 8 पेपर्स को टैकल करने का। और एक चीज और सर, ये मैंने मतलब कि मेंटली पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि अगर ये पेपर टफ आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि 8 पेपर टफ आएंगे, बस मुझे अगर जो पेपर टफ आ गए उसमें मुझे इतना ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए मुझे इस पेपर में कम से कम 40 ले आने हैं, क्योंकि सारे पेपर टफ आएंगे नहीं। अब जो सामने पेपर जो मैं लिख रहा हूँ वो टफ है, तो उसका मतलब अगला इजी होगा, चलो अगला भी टफ होगा तो उसके बाद वाला इजी होगा। तो ये मैं मेंटली प्रिपेयर था कि टफ पेपर से डरना नहीं है, सबके लिए टफ है, केवल मेरे लिए टफ नहीं है, क्योंकि बच्चे मतलब पैनिक हो जाते हैं। मतलब मैं भी एक बार के लिए हो गया था एसएससी के पेपर में, मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया था, लेकिन मैं 10 मिनट खुद को मतलब रिकवर कर लिया कि नहीं नहीं ठीक है, इट्स ऑल राइट, मुझे आज ये टफ है तो अगला इजी हो सकता है। तो इस वजह से मैंने, तो इस तरह से मैंने अपने 8 पेपर में खुद को मतलब कि कोशिश की कि जितना से जितना काम एंड कंपोज रख सकूं, कि अल्टीमेट तो और इसका फिर मतलब ऐसा। कि जो आपके 3 घंटे का जो पेपर था, आपने काफी सेलेक्टिव तरीके से उसको आपने सॉल्व करा पेपर्स को, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो और आपने क्वेश्चंस लिया उसको हम्म, आपने सॉल्व करा। एग्जैक्टली, और उसमें भी सब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए 3 घंटे में कि कैसे मुझे कंप्लीट, सॉल्व। मतलब एक डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आपने जो भी क्वेश्चंस पिक करे वो आपको 100% आता हो और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर लूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं तो इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस भी, कॉन्फिडेंस भी डाउन मोरल्स होगा। वहां पे डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ये एक हाँ, इशू है। वहाँ पैनिकनेस आने लगती है सर, इस जी वजह जी। से। तो कुछ अभी फिलहाल में ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, सेकंड पार्ट भी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ आप बताना चाहेंगे आपकी स्ट्रेटजी और भी कुछ जो कि अगर हमने छोड़ रखी है वीडियो में तो। जैसे सर सब्जेक्ट वाइज करें हम्म। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे एफआई करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ पेपर्स के ट्रेंड बदल चुके हैं। जैसे मान लीजिए एफआई का, तो जैसे मैंने जनवरी 21 में दिया था, एकदम एक्सेप्शनल ट्रेंड था, मतलब पूरा आउट ऑफ, मतलब आ तो आता, लेकिन पहले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आते थे, अब एकदम पैटर्न चेंज हो चुका है। अब वो लोग अलग तरीके से पूछते हैं, कंसेप्चुअली पूछते हैं। तो अगर एफआई पे जनरली होता है कि स्टडी मैथ से ही सब पढ़ के जाता है, मैं भी स्टडी मैथ से ही पढ़ के गया था, बट मैंने जिनसे क्लास की थी उनका मैं नोट्स भी पढ़, नोट्स को भी मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया था, तो वो मुझे बहुत काम आए थे। तो अब एफआर में ये चीज नहीं हुआ है कि केवल स्टडी मैट से ही पूछेगा या केवल आरटीपी एमटीपी से ही पूछेगा, नई जगह से, नए प्लेस से भी पूछ सकता है। और सर बाकी जैसे ऑडिट में भी एकदम अनएक्सेप्शनल पेपर आया था, एकदम ही न्यू टाइप का। तो सर ये है कि कंसेप्चुअल बिल्डिंग अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, अब रिपीटेटिव क्वेश्चन जो आते थे उनका एक्सटेंड कम हो चुका है सारे पेपर्स में। तो अब पूरा जैसे कि होता है ना कि पूरा मतलब जैसे कि केवल पुराने पास एग्जाम क्वेश्चन सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगा धीरे धीरे चेंज चेंज होता जा रहा है ये। कंसेप्चुअल आगे। यस पैटर्न सर। एक तरीके से हम बोले तो। तो अब ये सर इसको हैंडल करना थोड़ा सा हो गया है दोस्तों, तो इस तरह से देखना होगा मुझे, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा आदर्श आपसे बात करके। तो फिलहाल में तो ये हमारी वीडियो की फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद अभी हम सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम बात करेंगे सीए बनने के बाद जो जॉब होती है, तो ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, आईसीआई की कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू।